नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। राहुल गांधी गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में स्लीपर सेल या बी टीम या गद्दार, अपने हिसाब से आप लोग शब्द चयन कर लीजिए, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन ये काम करेगा कौन पार्टी में? ये दायित्व किसका है? कांग्रेस पार्टी में आदेश किसके सिग्नेचर से जारी होते हैं? कई सवाल। और ये सवाल आज इसलिए हम लेकर के आए हैं कि गुजरात जहां से पार्टी में सफाई अभियान शुरू करने का दावा किया राहुल गांधी ने, उसी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस के आला कमान पर। जिग्नेश मेवानी विधायक हैं और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जिग्नेश मेवानी ने बड़ा सीधा सीधा, बिना लाग लपेट के, बिना घुमाए फिराए, बड़ा सीधा बोला है कि कम से कम राहुल जी की बात तो मान लीजिए। अब राहुल जी की बात मानने के लिए किससे बोला जाए? कांग्रेस के आला कमान से। बी टीम को बाहर करना है, निकाल दीजिए। कब तक अपमान बर्दाश्त करेंगे? कब तक पार्टी का सत्यानाश होते हुए देखते रहेंगे? आखिर कब गद्दारों को बाहर करेंगे? शब्द दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन भाव जिग्नेश मेवाड़ी का यही है। अब ये बड़ा सवाल यहां से ये खड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी जाते हैं कहीं भी किसी राज्य में, कांग्रेस का चेहरा है, लोग उन्हीं को सुनना चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं और उन्हीं के पीछे कांग्रेस में चलना चाहते हैं। लेकिन जो ये वेणुगोपाल एंड टीम, इसलिए मैं कहा कि ये दस्तखत किसके होते हैं? संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल। अब दर्शक ये नहीं कहेंगे कि हम ये न्यूज लॉन्चर वेणुगोपाल के बारे में चर्चा लेके आए। जिग्नेश मेवानी ने कहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, हम वो बात आपको कर रहे हैं। न्यूज लॉन्चर का कोई नहीं, कांग्रेस और वेणुगोपाल सब के सब डूब जाए, डुबा दे पार्टी को, हमें क्या लेना देना? हमें इसलिए इस बात की चिंता होती है और हम बहस करते हैं क्योंकि कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, मजबूत लोकतंत्र के लिए। तो आखिर ये सवाल बार बार खड़े होते रहे हैं कि कांग्रेस में जब राहुल गांधी बोल के निकल जा रहे हैं, चिन्हित करके निकल जा रहे हैं, पीछे एक्शन कौन रोक रहा है? कौन बार बार लगातार राहुल गांधी को एक फेलियर नेता के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, जो कि भाजपा का सबसे बड़ा एजेंडा है? इसी पर चर्चा करेंगे। भाव को जोड़िए चर्चा में, फटाफट लाइए। स्वागत है भाव आपका। मैं खबर पहले दिखा दूं, खबर की एक झलक दिखा दूं। दो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की हेडलाइन दिखाइए, दोनों दिखा दीजिए एक एक करके, लाइए स्क्रीन पर, देखिए। जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूह। गुजरात कांग्रेस, आप क्यों इस अपमान को झेल रहे हैं? जिग्नेश मेवाड़ी ने बी टीम वाले कांग्रेस सदस्यों को हटाने की दोहराई मांग। हटा दीजिए जनसत्ता। नेक्स्ट ले आइए, नेक्स्ट देखिए नव भारत लाइव। राहुल जी की सलाह तो मानिए, कांग्रेस नेतृत्व पर जिग्नेश मेवाड़ी ने साधा निशाना। अब हटा दीजिए। अब सीधा हम आते हैं सवाल पर। भाऊ, आखिर ये अगर जिस स्टेट से ये सफाई अभियान शुरू किया, उस स्टेट में जिस युवा नेता के हाथ में कमान सौंपी है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वही नेता ये बात कह रहा है कि राहुल की बात नहीं मान रहा है कांग्रेस का नेतृत्व। ये सवाल किस पे है? सीधा पहला सवाल तो यही है कि ये सवाल किसके तरफ है? कौन है वो समूह, कौन है वो लोग जो राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है? उनकी क्या हैसियत है कांग्रेस में? जनता में उनकी क्या औकात है? वो कितना चुनाव जिताने में काबिल हैं जो राहुल की बात इग्नोर कर? सवाल ये हम भी बार बार उठा रहे हैं आशीष। बीजेपी में स्लीपर सेल है और वो पार्टी को डुबा रहे हैं। ये बात पब्लिकली तो हम कार्यक्रमों में करते ही है,
ये बात राहुल जी के सामने जब 1-to-1 बात हुई तब भी हमने कहा कि स्लीपर सेल, और उदाहरण दिए हमने और ये प्रूव करके दिखाया कि ये स्लीपर सेल कैसे है, ये बीजेपी के लिए कैसे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद भी राहुल जी ने यास्मीन के साथ क्यों पाले, ये राहुल जी जाने। जिग्नेश मेवानी जो है ये संघर्ष की उपज है। हाँ, वो संघर्ष करके आए हैं, अपने बलबूते पे अपनी राजनीतिक जमीन बनाई है और पूरी ताकत के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उनका दिल तो दुखता होगा, उनका दिल तो टूटता होगा कि अल्टीमेटली हम किसके लिए काम कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी ने वहां बोल दिया है, जब वहां अपने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने, कि भाई आप तो बी टीम हो बीजेपी की, और ये बीजेपी की बी टीम कांग्रेस वहां पे अहमद भाई थे तब से थे। अहमद भाई का उदय और कांग्रेस का अस्त गुजरात में एक साथ हो गया, क्योंकि केंद्र में सत्ता में कांग्रेस बनी रहती थी, तो वो राज्यों में हम कितने निपट रहे इस पर किसी ने ख्याल नहीं दिया। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूपी हाथ से गया जाने दो, बिहार हाथ से गया जाने दो, उड़ीसा हाथ से गया जाने दो, बंगाल हाथ से गया जाने दो, वो केंद्र में सत्ता में है ना, मलाई खाते रहो। अब जब उत्तर में नहीं होते तो दक्षिण में होते थे, दक्षिण में नहीं होते तो उत्तर में होते थे। अब कांग्रेस को रियलाइज हो गया कि पूरे देश में से सब दूर समिटती हुई आ रही है, सिर्फ 10 राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, बाकी जगह क्षेत्रीय दल सामने है, और बहुत बहुत ज्यादा क्षेत्रीय दल खासकर दक्षिण भारत के देखें, अब बंगाल का भी देखें हम, तो ये वहीं से उपज है जो कांग्रेस से निकले लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस में ये अस्तित्व के साथ कब तक रहेंगे। मैंने आपको कभी भी कहा, अभी भी संदीप सिंह का क्यों सिक्का चलता है जबकि वो कहीं नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है उसका। उत्तर प्रदेश में आज भी कांग्रेस माने संदीप सिंह है, तो फिर राहुल गांधी के जिला अध्यक्ष जो अपॉइंटमेंट का काम था वो सब बेकार हो गया, पलीता लग गया उसको। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में, आशीष जी मेरी आज बात हुई कुछ लोगों से, वहां तो आम आदमी पार्टी की पोजीशन कांग्रेस से अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी को मेहनत नहीं करनी पड़ती कांग्रेस को निपटाने के लिए, कांग्रेस को निपटा के बीजेपी वाले देते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि यदि लगता है राहुल जी को कि वहां स्लीपर सेल है, लगता है राहुल जी को कि आप पार्टी में जो बीजेपी के लिए काम करते हो निकल जाएं, और इसी गुजरात की भूमि से राहुल जी ने ये ललकारा था कि आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद स्लीपर सेल ही तो राज कर रहे हैं। क्योंकि हमने बार बार कहा कि आपको बेसिक बदलाव सीडब्ल्यूसी से करना होगा। सीडब्ल्यूसी में ऐसे पैरट ऊपर बैठे हैं कि जो सरपंच का चुनाव कभी नहीं लड़े, वो सिर्फ सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, बताइए। और ताजा ताजा उदाहरण तो हरियाणा का चुनाव का है, वहां जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की वो लोग कैसे संगठन में बैठे रहते हैं, ये अहम सवाल है, कैसे बैठे रहते हैं। और हमने कहा स्लीपर सेल आइडेंटिफाई करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं लाना पड़ेगा जापान, जर्मनी, अमेरिका से। सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए अभी अभी, इस चुनाव में जिन उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त हो गया उनको किसने रिकमेंड किया था, हाँ, ये सामने ला जाइए, आपको पता पड़ जाएगा ये बीजेपी के स्लीपर सेल है। बिहार में स्लीपर सेल चाहिए आपको, आप सिर्फ वो निकाल लीजिए कि 2019 के चुनाव में किसने, 20 वाले चुनाव में, हाँ सॉरी 20 वाले चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में किसने 8 सीटें वो भी बी फॉर्म देने के बाद बदली थी, आपको सब पता पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की लिस्ट कहां से आई, हाँ, आपको स्लीपर सेल मिल जाएंगे। चलो जिला अध्यक्ष का तो परफॉर्मेंस तब होगा जब चुनाव होगा,
लेकिन यदि नाना पाटोले ने बहुत इंसिस्ट करके किसी को सीट दिलवाई है और वो डिपॉजिट जब्त हो जाता है, तो क्या नाना पाटोले ने बीजेपी के या एनडीए गठबंधन को जितवाने के लिए ये सीट शहीद की क्या? पैसे का सवाल हुआ क्या? मैंने एक उदाहरण दिया, नाना पाटोले मतलब एक महाराष्ट्र का उदाहरण, वो अध्यक्ष है इसलिए, क्योंकि हर सीट पे पता है किसने किसको रिकमेंड किया, सब रिकॉर्ड है। जब डिस्कशन होता है तो कोई आदमी बहुत टूट पड़ता है, शैलजा जी टूट पड़ी थी किसी भी हालत में, हमको वो चाहिए, सीटें चाहिए अंबाला कैंट की, तो सीधा उनको बुला के बोले ये अंबाला कैंट में डिपॉजिट जब्त हो गया, कैसा करें? और ये लगातार 2 चुनाव हो गया है। व्हाई यू आर इंसिस्टिंग? आर यू हेल्पिंग बीजेपी? क्या विद साहब को जितवाने का कोई डील हुआ था? ये सवाल उठता है आशीष, क्योंकि विद साहब की हालत खराब थी। आप खुद हरियाणा जाके आए थे, आपने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहां पे चुनाव के दौरान। हम तो वहां देख के, हम तो बताए थे हारा हुआ सिटिंग एमएलए जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, लगातार वो ज्यादा वोटों से जीतते आ रही है, वल्लभगढ़, किसके रिकमेंड से दूसरी महिला को भेजा गया वहां पे? 2 मिनट में स्लीपर सेल पता पड़ जाएगा। हुड्डा जी ने जो टिकट मांगे उनमें कितने गचक गए? पूरे चुनाव के दौरान एक मैसेज क्यों बीजेपी के हाथ में लगातार लूज बॉल देते गए कि जो दलित नेता है उसके ऊपर अन्याय करता है, वो मुंह फुला के बैठी है, वो निकल नहीं रही है बाहर। इससे किसको फायदा हो गया? बीजेपी को फायदा हो। ये आप बिहार का देखिए, आप हर चुनावी राज्य में जहां जहां चुनाव नतीजे आते हैं, नतीजे आने के बाद कभी मंथन हुआ क्या? आत्मचिंतन का नतीजे के बाद होना चाहिए, और आत्मचिंतन के बाद जवाबदेही तय निश्चित होनी चाहिए। जब जवाबदेही निश्चित नहीं है तो चलो एक चुनाव जाता है, दूसरा चुनाव जाता है। वही अभी मुझे बताइए, अभी मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष के लिए वो आया, लिस्ट आई, सेंटर के ऑब्जर्वर जाएंगे। वही टीम है जो उत्तर प्रदेश में गंदगी करके आए, जो बाकी जगह मुंह मार के आए, वही लोगों को वहां भेजा जा रहा है। वही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वही कैंपेन कमेटी के लोग देखते हैं, वही ऑब्जर्वर जाते हैं, वही सब कुछ उसी लोगों में एक टीम है। ये टीम जाती है। हमारे यहाँ पे आपको याद होगा जब चैनलों की भरमार आ गई थी, न्यूज चैनल चाहे वो लगाना शुरू कर दिया था, बहुत इजीली लाइसेंस मिलता था, तो ये बिल्डर चिटफंड वाले सब इकट्ठा हो गए, जिसको चाहिए वो लाइसेंस करता था। तो तब एक टीम हुआ करती थी दिल्ली में, वो इक्विपमेंट खरीदने से लेके सारा कुछ वही टीम करती थी। चैनल लॉन्च खूब चुनाव लगाती थी। और जब वो चैनल लॉन्च करती थी तब जब प्रेस क्लब में मिलते थे तो बोलते थे कि ये आ रहा है चैनल, अब देखिएगा इसको, सबको धो देगा। 3 महीने के बाद उस मालिक के पैसे खत्म हो जाते थे, वो भी परेशान हो जाता था। फिर ये वहां से अपना जितना कमा लिया, वहां से अपनी पूरी टीम निकल जाती थी, और फिर मिलो तो कहते थे कि इस चिट फंड वाले को अक्ल नहीं, उसके लिए हमने इतना काम किया लेकिन वो नालायक ही निकला तो हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वहां एक्सपोज हो गए थे, फिर दूसरा मालिक पकड़ते थे। ऐसे ही राज्य दर राज्य कांग्रेस में एक टीम बैठी हुई है। कांग्रेस के सारे जनरल सेक्रेटरीज का परफॉर्मेंस कभी राहुल गांधी जी ने देखा क्या? जगदीश मेवानी क्या कह रहा है? वो तो अपने बलबूते पे चुनाव जीता। हाँ। वो संघर्ष की कहानी है। पिछली बार जो आपको 90 सीटें मिली थी उसमें भी इन्हीं लड़कों का खेल था कि जो वहां लड़ रहे थे फ्रंट पे। और जिग्नेश वो है जो टिका है। ये 3 युवा आए थे, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, जो अलग अलग मतलब आंदोलन, अलग अलग आंदोलन से। एक अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, ये 3 यूथ एक साथ और अल्पेश तो गए। सब अपना अपना ठिकाना, ये लड़ रहा है आदमी आपके साथ। अब कम से कम ऐसे नौजवान का, आपको यूथ भी चाहिए, ऐसे नौजवान की पीड़ा तो समझनी होगी। अच्छा, वो पीड़ा भी बाबू कहां पर है कि कौन हटाने वाला है? क्यों राहुल गांधी की बात कौन नहीं सुन रहा है कांग्रेस में? ये सवाल बड़ा निकल के आ रहा है। भाई जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ही पावरफुल होता है वहां पे। हाँ,
मुझे खरगे साहब का समझ में नहीं आता, खरगे साहब को सब समझता है ये। हाँ हाँ लेकिन खरगे साहब, मतलब आप मुझे बताओ कि महाराष्ट्र में एक एक सीट के लिए मारामारी हो रही थी चुनाव में। सायन में टिकट मांग रहे थे, वहां पे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, सरदार जी हमारे जानकार है, बहुत स्पोक्स पर्सन बन के आते हैं, सपरा, पूरी बेचारे ने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस की है, वो वहां टिकट मांग रहे थे। वहां दक्षिण भारतीय भी थी और वहां सिख कम्युनिटी, 8 गुरुद्वारे है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्हें कहा कि मैंने इतने दिनों से काम किया, कुछ साउथ इंडियन भी मेरे मित्र है और मैं वहां पे भी कर सकता हूं। तो जो महाराष्ट्र के इंचार्ज थे, उन्होंने सपरा को बोला कि देखो सपरा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं यार, मैंने आपका काम देखा है, लेकिन साइंस से मैं आपको सीट नहीं दे पाऊंगा। तो उन्हें बोला क्यों? बोला वो यादव ही लड़ेगा वहां से। बोला साहब पिछली बार भी बुरी तरह से हार गया था, पूरे टाइम उसने कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में नर्सिंग भी नहीं किया, मैं तो मुंबई में लगातार काम कर रहा हूं। नहीं, बोले यादव को ही देना पड़ेगा। तो उन्हें बोला क्यों? बोला जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं मना नहीं कर सकता। उनने बोला ये सीट तो मुंबई में किसी हालत में यादव को ही जान, मेरे ही रिकमेंडेशन चलेगा। फिर हार गया वो। अब पार्टी के लिए यादव काम करता है कि किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यादव काम करता है, ये तो राहुल गांधी को देखना होगा ना। तो सपरा जैसे कैंडिडेट जो सालों से, चाहे सरकार रहे ना रहे, लगातार बेचारे 24 घंटे झंडा उठाए बैठे रहते हैं, एक दिन वो घर बढ़ जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उसी को तवज्जो दी जा रही है जो पार्टी छोड़ के बाकी सब काम करता है, आपके सारे सुख सुविधा का ख्याल रखता है, उसको तवज्जो मिलती है। जो पार्टी के लिए कुछ काम करेगा वो हाशिए पे जाते हैं। तो ये पीड़ा है गुजरात में। देखिए गुजरात कोई सोल्ड आउट नहीं है बीजेपी के लिए। गुजरात की जनता का सफोकेशन ये है कि कोई अल्टरनेट सामने नहीं आ रहा है। और जो कांग्रेस अल्टरनेट देने की बात करती है, वो वही बीजेपी के बी टीम को आगे करती है। जो गुप्ता सोशल मीडिया हेड है, हाँ, उसके तो कागज हमने एक्सपोज किए थे। हाँ, हाँ, उसका परिवार कैसे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करता है। हाँ, उस पर एक्शन लेने के बजाय उसको पद से निकाला और स्पोक्स पर्सन बना दिया पार्टी में। वो अपना स्लीपर सेल का काम बाखूबी कर रहा था। जो आदमी घोषित रूप से बीजेपी के एक सबसे बड़े नेता के साथ पार्टनरशिप, उसके परिवार के साथ पार्टनरशिप में है, उसको आपने लोकसभा का टिकट दिया। और उसने क्या किया? 11th आवर पे पार्टी के मुंह पे थूक के वो बीजेपी चला गया। ये जो आदमी ओरिजिनली बीजेपी का था, आपके पार्टी में आके बीजेपी का काम कर रहा था, बीजेपी को मदद कर रहा था, उस आदमी को आपने टिकट दिया। इससे ज्यादा बैंक्रप्सी, मेंटल बैंक्रप्सी कहां हो सकती है आशीष? ये छोटा बच्चा भी समझ लेगा, जिसको राजनीति का कोई गुण नहीं है। वो कहेगा नहीं नहीं बाबा, ये तो बीजेपी के लिए काम करता है, इसको कैसे टिकट देंगे? लेकिन उसको टिकट दिया और उसने 11th आवर पे वही बीजेपी के इंस्ट्रक्शन पे टिकट मना किया। मतलब एक मैसेज गया गुजरात में, इनका टिकट तक देने के लिए आदमी नहीं है। कोई नहीं। उसका सूरत मॉडल याद कीजिए, सूरत मॉडल में देख लीजिए, प्रस्तावक सारे के सारे गायब हो गए अपने, जबकि पार्टी प्रस्तावक देती है। उसने कहा नहीं नहीं, पार्टी नहीं चाहिए, अपने जो है अपने रिश्तेदारों को, साले को, भाई को, उन सबको बनाया और ऐन वक्त पर प्रस्तावक गायब और खुद गायब और पर्चा खारिज, निर्विरोध हो गया भाजपा का प्रत्याशी। पहली बार हुआ। हाँ, तो ये कहने का यही अर्थ नहीं। वो तो इंदौर में भी प्रयास किया भाजपा ने, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट क्या, इंदौर थोड़ा सा अलग टाइप का शहर है। इंदौर में लोगों को सर पे लेने में मजा आती है। तो सारे इंडिपेंडेंट अड़ लिए, जिनको 100 वोट भी नहीं मिल सकते थे, वो बोले हम तो लड़ेंगे चुनाव, हमको नहीं चाहिए पैसा। तो उनको लगा कि ये महंगा पड़ेगा, तो उनको चुनाव में उनने बरकरार रखा और चुनाव हुए वहां पे, लेकिन वन साइडेड चुनाव हुए।
कांग्रेस का उम्मीदवार, मतलब किसने उस आदमी को टिकट दिया कांग्रेस के, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए ना आशीष। हाँ, जब तक आप पुराने गलतियों को एनालाइज करके उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं करोगे। देखिए हमारे सीडीएस ने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 2 दिन में जो हुआ हमने उसका आकलन किया, रेक्टिफाई किया। जो नुकसान हुआ, जो प्लेन गिर गए, वो उसकी कोई टोटल वोटल नहीं गिननी है। हमने रेक्टिफाई करके फिर 300 किलोमीटर अंदर जाके मारा। हाँ, वो होता है। कम से कम सीडीएस से कुछ सीख लो। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव आप हार रहे हो, रेक्टिफाई करो, इसको आकलन करो और फिर अटैक करो। ये हो नहीं रहा वहां पे। वो मराठी में कहावत है, पुढे पाठ मागे सपाट। मतलब कुछ चीज याद करने जाता है स्टूडेंट, आगे आगे का याद करता है और जो याद किया हुआ वो भूल जाता है, भूलता जाता है पीछे। तो बस राहुल जी गए, आज भोपाल में राहुल जी है तो हंगामा, सारे लोग, राहुल जी को लगता है कि कितना बड़ा तादाद में यहाँ वोट बैंक है अपना। राहुल वापस चले गए दिल्ली, वहां पे पानी पिलाने के लिए आदमी नहीं, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई। ऐसे लोगों को वहां रख के क्या फायदा, सवाल ये है। और एक एक बात और भाऊ, आप हैं या बहुत सारे पत्रकार साथी हैं, कई हैं, अपना अलग अलग सबकी सोच अलग हो सकती है, लाइन अलग हो सकती है। मोदी जी, मोदी सरकार की पॉलिसीज की इतनी उनके तथ्य निकाल के लाते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, जनता के सामने रखते हैं। कांग्रेस पे जब ये बात जिग्नेश ने छेड़ी है तो बात आनी चाहिए, कांग्रेस कहाँ है? कहीं सड़क पर, कहीं जनता के बीच, कहीं गांव में, कहीं कस्बे में बीजेपी झूठ बोलने के लिए या झूठ को इस्टेब्लिश करने के लिए जितना मेहनत करती है, उसका 1,00,000वां हिस्सा कांग्रेस सच बताने में भी जान नहीं झोंकती कि सच को हमको पहुंचाना है। लोग वो नहीं झूठ होती। के लिए इतना एफर्ट करते हैं। 1,00,000वां हिस्सा की बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं भी कम बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, सुप्रिया सिनेट जी ट्वीट करती है, ट्वीट किया, वीडियो बना के डाल दिया, एक वीडियो बना के डाल दिया, 1-2 गोदी चैनल में जाके वहां लड़ लिए, आपका काम पूरा हो गया, खत्म सबका काम। बीच में 2-3 ट्वीट जयराम रमेश ने किए, उनका काम पूरा हो गया। बहुत ज्यादा कुछ राहुल गांधी ने कुछ बढ़िया बात कही थी तो उसको, उसी बात को ट्वीट करके वेणुगोपाल ने अपना काम पूरा कर दिया। बीच बीच में सप्ताह में एक आध बार खड़गे जी भी बताते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सवाल उस ट्वीट का नहीं है, ट्वीट तो मोदी जी भी करते, लेकिन मोदी जी के रीट्वीट करने के लिए 1 करोड़ लोग बैठे रहते। आप क्या सिस्टम है क्या? वो नहीं। कल यदि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इंटरव्यू देना है तो ये गोदी मीडिया के लोग उठा के लाएंगे, ये फिर गोदी मीडिया के सामने राहुल को शहीद करवाएंगे। ये वस्तुस्थिति है। आपका आकलन, यदि हमने कहा कि वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी हैज फेल्ड बैडली, तो सारे कांग्रेस के जितने भी नेता है वो आपसे दूरी बना के रखेंगे। हाँ, अरे भाई वेणुगोपाल इनसे नाराज है तो फिर इनसे बात करें तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हाँ। तो बड़ा राहुल गांधी नहीं है पार्टी में, बड़े वेणुगोपाल है। सवाल ये एक अभी मैं जब वेणुगोपाल बड़ा है, जब वेणुगोपाल पार्टी में सर्वे सर्वा है, आज वेणुगोपाल के कहे हुए को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वेणुगोपाल ने कोई बात कही उसका खंडन करने की हिम्मत खड़गे जी में भी नहीं। वो भी अपनी लिमिट जानते। वेणुगोपाल को कंट्रोल सिर्फ राहुल गांधी ने मन में आया तो कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को लगता है कि वेणुगोपाल ही कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे। कसाई के हाथ में बकरा देके आप अपेक्षा रखोगे कि ये बकरा पूरी आयु जी लेगा,
तो फिर आपकी ये नादानी है, इमेच्योरिटी है। और तथ्यों पे और आते हैं, क्योंकि मेवानी ने आज, हम लोग कहते हैं तो लगता है कि चलो भाई ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। जगदीश ने कहा है, ये शशि थरूर के उछल कूद के पीछे कांग्रेस को, केरल की राजनीति को समझने वाला भी सीधा एक लाइन में कहता है कि शशि थरूर की सारी बेचैनी केसी वेणुगोपाल की वजह से, सारी की सारी बेचैनी केसी वेणुगोपाल की वजह से थरूर की है। उसी वेणुगोपाल की वजह से थरूर कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो गए हैं, क्योंकि थरूर को लगता है कि वो कांग्रेस में केरल कांग्रेस के फेस बन सकते हैं। थरूर को लगता है कि उनकी लोकप्रियता है कांग्रेस में, केरल में, तिरुवनंतपुरम के अलावा अन्य क्षेत्रों में। आशीष, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस जीतेगी तो वेणुगोपाल के हिसाब से चलेगी। प्रॉब्लम ये है हमारे पूरे कांग्रेस में कि घर में सांप निकला है, उसको मारने के लिए ये मेहमान ढूंढ रहे हैं कि मेहमान के हाथ में लट देके कि साहब आप मारो इसको। सांप मर गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और यदि सांप ने काट लिया तो मेहमान मर गया, अपने क्या घर का जाता है। मैं आपको सही कह रहा हूं, क्योंकि इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। और यदि किसी ने मुझे कहा कि आप नाम ही बता दो, तो हम नाम ले लेके बात करेंगे, फिर हम नाम लेने में शर्माते नहीं। ऐसा एक राज्य नहीं है जहाँ के कांग्रेसी, जब मैं जाता हूं तो पहले एक ही बार मैं नागपुर में था, वहां कुछ लोगों से, एयरपोर्ट पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो कांग्रेस के नेता है। वो बैठ के बोले, क्या क्या लगता है हमारी कांग्रेस को अच्छे दिन आएंगे क्या अशोक जी? मैंने आने तो चाहिए, राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये वेणुगोपाल तो पूरा पलीता लगाता है, उसका क्या करे? पहले आप बोलते क्यों नहीं? बोले यार ये जो छोटी मोटी दुकान चल रही है ये भी बंद हो जाएगी, उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में जाइए वहीं सुनने को मिलता है, राजस्थान जाइए वहीं सुनने को मिलता है, आप उत्तर प्रदेश जाइए वहां पे तो संदीप सिंह सब कुछ है। उत्तर प्रदेश वालों को लगता है कि संदीप सिंह के यहाँ पे भी सुबह चाय बनवाने वेणुगोपाल जाते होंगे कि सर सुबह की चाय मैं बनाता हूँ मेरे हाथ से, इतने पावरफुल है वहां पे वो। और रही बात बिहार की, वहां पे भी जाइए आप, वहां पे भी वही बात होती है। मैं इतना भ्रमण करता हूं, मैं महीने में करीब करीब 10 से 12 दिन बाहर रहता हूँ आशीष, और ये थैंक्स टू आपके वजह से मैं घूम सकता हूँ। आप मुझे मेरी सब सैंक्शन कर देते प्रोग्राम और मैं जाता हूँ। ये भी ये वस्तुस्थिति है। लेकिन जब पीड़ा होती है, पीड़ा इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे यूपीए के दौरान हम कांग्रेस की कुकर्मों को उजागर करते रहे, और बीजेपी वाले कंधे पे हाथ रख रख के भाई तुम्हारे जैसे पत्रकार नहीं बोलते थे। हमारा प्रॉब्लम है कि हमको सरकार को सवाल पूछने होते, कोई भी सरकार में रहे। मुझे एक अच्छा विपक्ष चाहिए। यदि बीजेपी लगातार सत्ता में बनी रहे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन एक अच्छा विपक्ष रहेगा तो सरकार संतुलित रहती है। असंतुलित जब सरकारें हो जाती है विपक्ष और पक्ष के मामले में, या पक्ष और प्रतिपक्ष के मामले में, तो आशीष जी लोकतंत्र को ग्रहण लगता है। क्योंकि निरंकुश सरकार तानाशाही प्रवृत्ति अपनाने में जरा भी टाइम नहीं लगाती, चाहे कांग्रेस की इंदिरा जी हो या बीजेपी के मोदी जी, कोई फर्क नहीं है। और ये मैंने कहा ना कि कल यदि पूरे सारे दुनिया के यूट्यूब बंद हो जाए, सिर्फ आपका ही न्यूज लॉन्चर एक ही ट्यूब हो और हमारी सिवा कोई बताने वाला नहीं हो, एक ही चैनल है भाई बस यूट्यूब, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको और मुझे अहंकार ग्रस्त होने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। ये ह्यूमन नेचर है। हमें चेक एंड बैलेंस चाहिए। इसीलिए अंकुश जब तक नहीं तब तक हाथी कंट्रोल में नहीं। वो जो अंकुश होता है वो विपक्ष होता है। यूपीए के सरकार के समय भले यूपीए का साथ देता हो, लेकिन लेफ्ट का एक अंकुश हुआ करता था। लेफ्ट का बंगाल और केरल से जो लेफ्ट आते थे वो सरकार को पानी पिला देते थे। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आप देखिए उनके, सुषमा जी थी, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ये लोग जब जब विपक्ष में रहे हैं इन्होंने गदर काटा है।
ताकि सरकार कंट्रोल में रहे। नहीं, और या भाजपाई गदर विपक्ष की भूमिका में भाजपाई तो बहुत ही भाई से जबरदस्त होते हैं। मैंने बोला भाजपाई जैसा विपक्ष मैंने नहीं देखा। वो सिलेंडर उठा क्या लेना, तो छुरी अटल उठा लेना, अरे सड़कों पर क्या तो गदर अटल जी नहीं, ये तो नौटंकीबाजों की फौज आ गई। लेकिन आप सदन में देखिए, आप हाँ, सदन में देखिए, क्या तो अटल जी, क्या तो जॉर्ज फर्नांडिस, क्या तो सुषमा जी, क्या आडवाणी जी। आडवाणी जब बोलना शुरू करते थे तो उसको काटना वीडियो एडिटिंग में मुश्किल जाती थी, ऐसी गुफावट होती थी शब्दों शब्दों में। ये आडवाणी जी को काटे का इतना बड़ा चंक हो गया उनका बाइट का, लगाना पड़ता था क्योंकि काट नहीं सकते थे, अभ्यास करके आते थे। जेटली जी बोलते थे। लेकिन आज खून सिंदूर बह रहा है, खून भरी मांग। कादर खान का पुनर्जन्म हो गया ऐसा लगता है। सदन के पटल पे जुमलेबाजी होती है। लोग लालू जी को हंसते थे, लेकिन लालू जी के भाषण सुनिए आप। लालू अगर आज सदन में होते तो नरेंद्र मोदी पानी भरवा देते। लालू यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लालू को बातों में हाथ के साथ गंभीरता के मारे एक समझाते। अच्छा विपक्ष चाहिए। अब आप मुझे बताओ, कोई केस हो जाए और फिर राहुल गांधी यदि लोकसभा के बाहर हो जाए तो लोकसभा में दहाड़ने वाला कोई है अभी? एक अखिलेश यदि बोलने छोड़ वाला दिए नहीं, तो दहाड़ने वाला आप कह रहे हैं, बोलने एक वाला भाई नहीं। बोलने वाला नहीं है। अखिलेश बोलते हैं हाँ, एक अखिलेश और आप बाकी गिन लीजिए, एक एक गौरव दो टी गोगोई बोल लेगा। हाँ, एक आध दो टीएमसी के हैं। उसके बाद आपको वक्ता नहीं मिलेंगे कि जो थर्रा दे सत्ता पक्ष को, वक्ता नहीं मिलते। यही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आज हम इस मतलब जिग्नेश की बात एक हमारे यहाँ, हमारे जो महाराष्ट्र के आरपीआई के जो हमारे मंत्री बने हैं, आठवले साहब, आठवले साहब, ये पूरे पार्लियामेंट में आठवले सिंड्रोम हो गया है। आठवले जी के साथ कंपटीशन करते हुए लोग दिखते मुझे। तो इसीलिए जगनेश मेवानी की जो पीड़ा है, वो पीड़ा हर कांग्रेस कार्यकर्ता की है। राहुल जी बोलिए मत, करके दिखाइए, करवाइए इनसे। लेकिन मैंने फिर कहा, जिसको करवाना है वही उनका सरगना हो, तो फिर एक्शन कौन लेगा? बस हाँ, यही आखिरी लाइन है कि अगर अगर वेणुगोपाल राहुल गांधी का बोला हुआ वेणुगोपाल नहीं कर रहे, राहुल गांधी का बोला हुआ खड़गे साहब भी नहीं कर रहे, पूरा संगठन नहीं कर रहा है, आला कमान नहीं कर रहा है, राहुल गांधी बेबस हैं, तो फिर ऐसी पार्टी राहुल गांधी को छोड़ देनी चाहिए। फिर राहुल गांधी अकेले बोल करके तो तुम भैया इंडिपेंडेंट भी अकेले बोलोगे, और हमको लगता है देश में ज्यादा आदमी साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ जिनको जोड़ते हो पीछे से काटने वाले लोग हैं, उनको हटाते जाते हैं। एक अभी अभियान आया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अभियान चलाएंगे, गांव गांव जाएंगे, सच बताएंगे। मोदी जी ने झूठ जय को हिंद, बेच लिया। जय हिंद यात्रा। जय हिंद यात्रा, मोदी जी ने झूठ को पूरे देश में बेच लिया। आपकी जय हिंद यात्रा कहाँ है? कहाँ है जय हिंद यात्रा? कोई कांग्रेस में बताने वाला है? हमारे यहाँ बैठ करके लोगों ने कहा कि जय हिंद यात्रा करेंगे, सच्चाई बताएंगे, घर घर गांव गांव पहुंचाएंगे सच कि सेना के पराक्रम को ये बेच रहे हैं, जबकि इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये बताएंगे, सब बताएंगे। आज की तारीख में बताने के लिए तो इतना कुछ है कि सीडीएस ने, हमारे जनरल चौहान ने बहुत कुछ बता दिया। बताने के लिए, देश की जनता को बताने के लिए तो इतना कुछ है कि बताने वाला चाहिए। लेकिन आप कि कहाँ है वो जय हिंद यात्रा? कहाँ है? ऐलान कर दिए, खत्म। मतलब ऐलान करके पीछे उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। वो पार्टी, उसे राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, उसे ट्रस्ट में एक जो है गौशाला खोल करके वहां भूसा चारा डालना चाहिए। बेमतलब अपोजिशन की जगह को छेक करके बैठे। और जिग्नेश ने बिल्कुल सही कहा है, और ऐसे ही नेताओं को सामने आना चाहिए कि भाई अगर आप नहीं पॉलिटिक्स विपक्षी कर सकते मैंने हो कहा ना, तो चलो ये जो गौशाला। बाई इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में, इसी को आप टेस्टिंग ग्राउंड समझो और जवाबदेही तय करो। हाँ,
यही सामने है, इसी में टेस्ट कर लो। खैर चलिए, ये टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम तो सवाल करेंगे। हम सवाल करेंगे, सत्ता पक्ष से सवाल 99% करते ही है, सवाल यही कहा, 1% इनसे भी करेंगे। नहीं, हमने तो यही कहा कि ये दो लोकतंत्र के पहिए है। कल भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, सवाल यदि बीजेपी को होंगे तो सवाल कांग्रेस को भी होंगे, क्योंकि दूसरे पहिए को हम पंक्चर चलने नहीं देना चाहते। हाँ। उसमें भी हवा होनी चाहिए टायर में, ताकि लोकतंत्र की गाड़ी स्मूथ चले। इसको सर्कस की गाड़ी मत बनाइए कि एक ही पहिए पे चल रही है। नहीं, ये पहिया तो और मजबूत होना चाहिए कि वो पहिया पहिए पंचर हो ज्यादा जाए मजबूत, खींच ले जाए। ये खींच ले जाए। हाँ, खींच के ले जाए सर्विस की दुकान पर, पंचर की दुकान पर, जिस दुकान से बहुत मोह है भाजपाइयों का, मोदी जी का, पंचर की दुकान। दूसरा टायर इतना ताकतवर हो कि पंचर की दुकान पे ले जाए और उस पंचर टायर को बाहर करवा दे, निकलवा करके, कि पंचर वाले से बोले, जो टाइट किया जा रहा है आजकल, उससे बोले कि टायर चेंज करके टाइट कर दो। हाँ, ये सब होना चाहिए। हमें इजाजत दीजिए, कल फिर हम आएंगे भाव के साथ, कार्यक्रम में होगा मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।